हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो लोग भी नए हैं, जो लोग भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल पर आप लोग मेरे प्लेलिस्ट चेक करिएगा, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, ठीक है। गुप्त वंश के पतन के पश्चात पुष्यभूति ने हरियाणा के अंबाला जिले के थानेश्वर में एक नवीन राजवंश की स्थापना की, जिसे पुष्यभूति वंश कहा गया, ठीक है। पुष्यभूति वंश जो है प्रभाकर वर्धन, देखिए 580 से लेकर के 605 ईस्वी तक रहा। ये तीन भागों में है। देखिए राजवर्धन जो कि 605 ईस्वी से, और हर्षवर्धन जो कि 606 से 647 तक ईस्वी तक रहा, और राजश्री, ठीक है। ये कन्नौज शासक जो है गृहवर्मा से विवाह किए थे। देखिए यहाँ पे हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था और वर्ष प्रभावशाली शासक था। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती थी, जिससे दो पुत्र हुए, राजवर्धन और हर्षवर्धन, ठीक है। और एक पुत्री राजश्री पैदा हुई। राजश्री का विवाह मौखरी वंश के गृहवर्मा से हुआ। प्रभाकर की बीमारी से आहत होकर यशोमती ने आत्मदाह कर लिया, ठीक है। और मालवा के शासक जो है देव ने गौड़ बंगला शासक शशांक की सहायता से गृहवर्मा की हत्या कर दी, और शशांक ने राजवर्धन की भी हत्या कर दी। गौड़ शासक शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बौद्धिक वृक्ष को कटवा दिया और गंगा में फिकवा दिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि हर्षवर्धन 16 वर्ष की अवस्था में 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन ने कन्नौज व थानेश्वर पर अधिकार कर अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। क्योंकि हर्ष ने शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया, हर्ष ने संपूर्ण उत्तर भारत को विजित किया। हर्षवर्धन ने संभवतः शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। जब दक्षिण भारत अभियान किया, हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। चालुक्य शासक पुलकेशी द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष पराजित हुआ। यह जानकारी रविकीर्ति के ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हर्ष के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसोंग बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया। हर्षवर्धन के दरबार में 643 ईस्वी से 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत आए। वेनसोंग भारत स्थल मार्ग से आया व स्थल मार्ग से ही वापस गया। चीनी यात्री वेनसोंग बौद्ध धर्म की शिक्षाएं प्राप्त करने भारत आया था, ठीक है। देखिए उस टाइम में लोग चीन से भी भारत में अपने शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। हम लोगों के यहाँ पे शिक्षा का जो भाव था कितना ज़्यादा था। नेक्स्ट पॉइंट है कि हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के उपासक थे, परंतु चीनी यात्री वेनसोंग से मिलने के बाद हर्ष बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया, ठीक है, तथा स्वयं पूर्ण बौद्ध बन गया। वेनसोंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन व अध्यापन किया। देखिए जो वेनसोंग थे वो नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़े भी थे और वहाँ पे टीचर के भी पद पे थे, ठीक है। वो अध्यापन भी किए थे और अध्ययन भी किए थे। देखिए नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत की यात्रा की, और वह पुलकेशी द्वितीय नरसिंह वर्मन प्रथम का उल्लेख भी करता है। चीनी यात्री वेनसोंग ने भीनमाल की यात्रा की और इसे 2 बार लूटा गया, ठीक है, परंतु फिर भी वह हर्ष के शासन की प्रशंसा करता है। वेनसोंग को शाक्य मुनि यात्रियों
का राजकुमार तथा नीति का पंडित कहा जाता है। ठीक है, वेनसोंग को ही शाक्य मुनि या फिर नीति का पंडित कहा जाता है। चीनी यात्री वेनसोंग की यात्रा का वृत्तांत शी यू की कहलाता है। वी ली ने हेनसोंग की जीवनी लिखी। हर्षवर्धन भी एक विद्वान शासक था। उसने नागानंद, रत्नावती और प्रियदर्शिका नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना की। बाल भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। देखिए, हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? तो बाल भट्ट थे। और उन्होंने हर्षचरित कादम्बरी की भी रचना की है। ठीक है, बाल भट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और बाल भट्ट के जो गुरु थे वो कौन थे? तो वो भत्सु थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि हर्षवर्धन प्रति 5 वर्ष बाद प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था तथा छठी महामोक्ष परिषद में वेनसोंग ने हिस्सा लिया था। हर्षवर्धन ने कन्नौज में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन करवाया, जिसका अध्ययन वेनसोंग को बनाया। इसलिए हर्ष को ब्राह्मणों के विरोध का सामना करना पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि हर्ष के युद्ध एवं शांति का मंत्री अवंती था। हर्ष का महासेनापति सिंहनाद था। हर्ष के समय भूमिकर कृषि उत्पादन का 6ठा भाग वसूला जाता था। और 691 ईस्वी में हर्षवर्धन ने मगध राज्य की उपाधि धारण की। हर्षकालीन ताम्रपत्रों में केवल 3 करों का उल्लेख मिलता है। भाग मतलब भूमिकर और बलि और हिरण्य। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुलायंत्र जल यंत्र का वर्णन है। सेना का सर्वोच्च अध्यक्ष जो है वो महाबली बलाधिकृत था। ठीक है, अब देखिए हर्षवर्धन के समय जो महत्वपूर्ण जो अधिकारी हैं उनके बारे में। उपरिक जो है वो भुक्ति का प्रशासक है। और सिंहनाद जो है वो मुख्य सेनापति हैं। और स्कंदगुप्त जो है राजसेना का मुख्य अधिकारी। और अवंती जो है वो शांति एवं युद्ध का मंत्री। और बृहदेश्वर जो है वो अश्वसेना का मुख्य अधिकारी हैं। और देखिए यह अमात्य जो है वो मंत्री परिषद के मंत्री को कहा जाता था। और देखिए बलाधिकृत जो है वो पैदल सेना का अधिकारी होते थे। और कुंतल जो है अश्वसेना का प्रधान अधिकारी हैं। और दंडपासिक जो है वो पुलिस अधिकारी थे। ठीक है, तो ये जो है वो पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश था। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है दक्षिण भारत के प्रमुख जो है राजवंश हैं। ठीक है, ये थोड़ी टॉपिक बड़ी है तो हो सकता है हम लोग 2 पार्ट में इस वीडियो को करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है, ये बड़ा टॉपिक है 23 वाला। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, देखिए इसमें आते हैं फर्स्ट जो पॉइंट है वो पल्लव राजवंश है। ठीक है, तो प्रारंभिक पल्लव शासकों के उल्लेख से उनके प्रकृत तथा संस्कृत अभिलेखों में प्राप्त होते हैं। पल्लव राजवंश की स्थापना उस समय हुई जब सातवाहन शक्ति का पतन हो रहा था। और पल्लव का शाब्दिक अर्थ पत्ता पान होता है। पल्लव शासक ब्राह्मण थे, लेकिन अभिलेखों में स्वयं को क्षत्रिय बताते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक जो है वप्पदेव और 3री-4वीं सदी में था। वप्पदेव ने आंध्र प्रदेश एवं देखिए तांडमंडलम पर शासन किया। सिंह विष्णु को पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, पल्लव वंश का देखिए संस्थापक जो है वास्तविक कहा जाता है सिंह विष्णु को। ठीक है, इसे आदि पुरुष भी मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंह वर्मन को देखिए, इनको सिंह वर्मन में कहा जाता है को अवनी सिंह तथा जो है सिंह विष्णु तो पोतरयन के नाम से जाना जाता है। और सिंह विष्णु के दरबार में लेखक जो है भारवी रहते थे। और लेखक भारवी ने किरातार्जुनीयम की रचना की। देखिए किरातार्जुनीयम की रचना किसने की थी? तो भारवी ने की थी। ठीक है, इसमें अर्जुन एवं जो है किरात या फिर कहा जाता है शिकारी शिव की कहानी है। सिंह विष्णु धर्मानुयायी जो है वैष्णव धर्म थे।
उनके समय में मालमपुरम में 12 मंदिर का निर्माण हुआ। सिंह विष्णु द्वारा चोलों की पराजय का वर्णन वेल्लूर जो है वो पाल्यम ताम्रपत्र से मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि महेंद्र वर्मन जो है वो प्रथम 600 से लेकर 630 ईस्वी सिंह विष्णु का पुत्र था तथा उत्तराधिकारी भी था। ठीक है। यह जो वह पल्लव वंश के जो है महानतम शासकों में था और महेंद्र वर्मन विद्वान भी था और वह एक कवि एवं संगीतज्ञ था। महेंद्र वर्मन ने देखिए मत विलास व गुण भर जो है उपाधियां जो है ग्रहण की थी और महेंद्र वर्मन युद्ध और शांति में दोनों में समान रूप से महान था। ठीक है। महेंद्र वर्मन से मत विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की है। ठीक है। इसने बौद्ध भिक्षुक एवं कपालिकम पर व्यंग किया है। महेंद्र वर्मन प्रथम ने प्रसिद्ध संगीतज्ञ जो है रूपाचार्य से संगीत की शिक्षा ली थी। इस पुस्तक को भारत का प्रथम व्यंग्यात्मक पुस्तक माना गया है। महेंद्र वर्मन ने शैव संत अपरम के प्रभाव से जैन धर्म त्याग कर शैव मत ग्रहण कर लिया था। ठीक है। उन्होंने जो जैन धर्म त्याग दिए थे। महेंद्र वर्मन प्रथम को पुलकेशी द्वितीय से पराजित होना पड़ा। पल्लव वंश का जो है सर्वाधिक जो है शक्तिशाली शासक जो है वो नरसिंह वर्मन प्रथम थे, जिन्होंने 360 से 368 ईस्वी हुआ। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशी द्वितीय चालुक्य को 3 युद्धों में पराजित किया। इनकी जानकारी हमें कुरम अभिलेख से मिलती है। नरसिंह वर्मन प्रथम में मल्लालपुरम नामक नगर बसाया जो वर्तमान में महाबलीपुरम नाम से प्रसिद्ध है। इसने मालल जो है तथा वातापीकोंड की उपाधि धारण की। नरसिंह वर्मन प्रथम का पराक्रमी सेनापति जो है वो सीतोड था। महाबलीपुरम के कुछ एकादशमक जो है रथों का निर्माण कार्य जो है नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में हुआ। रथ मंदिरों की संख्या 7 है तथा सबसे छोटी जो है द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं है। ठीक है। महाबलीपुरम उसके राज्य का सर्वप्रथम बंदरगाह था। उसके शासनकाल में चीनी यात्री वेनसोंग कांची गया था और उसके अनुसार कांची के लोग विद्या प्रेमी थे तथा उत्साही व सत्यवादी थे। नरसिंह वर्मन प्रथम के श्रीलंका विजय का वर्णन कासाकुंडी जो है ताम्रपत्र तथा महावंश में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चालुक्य नरेश विक्रमादित्य को परमेश्वर वर्मन प्रथम ने पराजित किया। परमेश्वर वर्मन जो है प्रथम शैव धर्म के मतानुयायी थे। परमेश्वर वर्मन प्रथम ने जो है अत्यंत काम, रंजय, लोकादित्य, गुणभाजन और अग्रदंड एवं विद्या विनीत की उपाधियां धारण की थी। परमेश्वर वर्मन प्रथम में मल्लमपुरम में गणेश मंदिर बनवाया। नरसिंह वर्मन द्वितीय राजा सिंह जो है 680 से लेकर के 720 ईस्वी परमेश्वर वर्मन का पुत्र था तथा उत्तराधिकारी था। इसके शासनकाल में कला और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण करवाया था। संस्कृत के प्रख्यात लेखक जो हैं वो दंडिन उसकी जो है राजसभा में थे। उन्होंने 10 कुमार चरित्र की रचना की थी। देखिए 10 कुमार चरित्र की रचना किसने की थी? तो दंडी ने की थी। ठीक है।
नरसिंह वर्मन द्वितीय की राजसिंह शंकर भक्त तथा अग्रम प्रिय उनकी प्रिय उपाधियां थीं। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने चीनी यात्रियों के लिए नागपट्टनम में एक विहार निर्मित करवाया था। परमेश्वर वर्मन द्वितीय की आकस्मिक मृत्यु के बाद पल्लव राज्य में संकट उत्पन्न हो गया, क्योंकि उसका कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं था। देखिए इसमें जितने भी पॉइंट हैं जो जैसे जितने भी ये बुक हैं वो सब आप लोग याद कर लीजिएगा कि किस लेखक के कौन से जो है बुक के कौन लेखक हैं। ये सब आप लोगों को इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी ये बुक में दिया गया है इसलिए मैं आप लोगों को पूरा रीड करवा रही हूँ। वो इम्पॉर्टेंट ही है, ऐसा नहीं है लेकिन क्या है कि जो एग्ज़ाम्स में आते हैं अक्सर बुक ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़्यादा देख लीजिएगा, बुक के पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, इसलिए मैं सीधे पढ़ते चली जा रही हूँ, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि कांची के लोगों ने समानांतर शाखा के एक राजकुमार नंदीवर्मन द्वितीय को राजा बनाया गया। नंदीवर्मन द्वितीय शैव मतानुयायी के थे और कला व साहित्य को प्रोत्साहन दिया। उसने कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगाई अलवार उसका समकालीन था। अपराजित पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। दक्षिण में वैष्णव आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम पल्लवों के राज्य से हुआ तथा उसके बाद दक्षिण के अन्य भागों में पहुंचा। पल्लव राजाओं का शासनकाल जो है नैनारों तथा अलवारों के भक्ति आंदोलन के लिए प्रसिद्ध रहा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये आपका स्टार्ट हो जाएगा संगम युग, ठीक है। देखिए इसी में संगम युग और जितने भी दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश हैं सारे इसमें हैं, तो हम लोग देखते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। संगम युग। संगम का शाब्दिक अर्थ होता है साहित्यकारों की सभा, परिषद या संघ मंडली, ठीक है। इसका जो है समय काल पहली से तीसरी शताब्दी है, ठीक है। संगम युग है। नोट में देखिए दिया गया है कि राम शरण शर्मा के अनुसार संगम काल तीसरी से छठी शताब्दी है। देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है टॉपिक में कि इनके अकॉर्डिंग जो है वो संगम काल का जो है टाइम क्या था, तो तीसरी से छठी शताब्दी के बीच रहा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में कि तमिल साहित्यों का संकलन करने के उद्देश्य से संगमों का आयोजन किया गया। पांड्य शासकों के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। प्रथम संगम जो स्थान है वो मुदैर या मुदरई अध्यक्षता जो है वो ऋषि आगस्त्य ने किया था, ठीक है। 89 जो है पांड्य राजाओं का संरक्षण भाग में लेने वाले जो है 549 संस्थान और 7 जो है वो कवि थे। और देखिए यहाँ पे 4499 लेखक थे। इस संगम की एक भी पुस्तक प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। अगस्त्य ऋषि एवं ब्राह्मण कौंडिन्य को वैदिक परंपरा जो है आर्य संस्कृति को दक्षिण भारत में ले जाने का श्रेय दिया गया। द्वितीय संगत स्थान जो है वो कपाटपुरम में है। वर्तमान अलवय जो है समुद्र के विलीन हो गया। और इस संगम की अध्यक्षता जो है वो अगस्त्य जो है ऋषि और उनकी मृत्यु के पश्चात जो है तोलकांपियर जो है अधिकारी, वो कार्य अधिकारी अध्यक्ष बने थे उनके मृत्यु के बाद, ठीक है। 59 पांड्य राजाओं का संरक्षण भाग लेने वाले जो है वो 49 जो है अकादमिक जो है सदस्य थे। और ये देखिए 3700 कवि हो गए और यहाँ पे 3700 वर्ष तक चला। और यह ग्रंथ जो है वो तोलकांपियर की रचना तोलकांपियर ने की थी, जो एक तमिल व्याकरण का प्राचीन ग्रंथ है। इसके 3 भाग हैं, देखिए कौन कौन से हैं वो इलूथू, ठीक है। इलूथू वर्ण विचार, या फिर सेकेंड है सोल वाक्य विचार, और थर्ड है पारुल जो वस्तु है, ठीक है।
तृतीय संगम में है, देखिए स्थान जो है उत्तरी मुदैर है और इसकी जो अध्यक्षता है वो नक्कीरर ने की। और इसमें देखिए जो है 49 जो है वो पांड्य राजा थे और 49 संस्थाएं थी। और देखिए यहाँ पे और जो 449 कवि थे, ठीक है। अब वो 1850 वर्ष तक चला और इस संगम की पुस्तक वरी वेरियस है और देखिए पुत्तम, ठीक है, परिपादल आदि है, ठीक है। ये देखिए तृतीय जो है संगम में जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों संप्रदायों के लोगों ने भाग लिया था। देखिए यहाँ पे ये है, ये पुस्तक दिया, ये लेखक दिया गया है और यहाँ पे पुस्तक दिया गया है। तो ये पुस्तक और लेखक आप लोग देख लीजिएगा। देखिए ये पुस्तक पूछा गया है, तिरुतक्कर देवर जो है वो जीवक चिंतामणि, ये पुस्तक पूछा गया है। और ऐसे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए नोट में ये दिया गया है कि संगम साहित्य के जो काव्य को 2 भागों में बांटा गया है। देखिए अकम और पूरम। देखिए अकम काव्यों का जो मूल विषय प्रेम प्रसंग है, जबकि पूरम काव्यों का जो विषय युद्ध है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। देखिए संगम काल की प्रमुख जो फसलें हैं वो गन्ना, धान एवं रागी थे और संगम काल में चावल प्रमुख जो है मुख्य खाद्यान्न था। संगम काल की जो राजधानी में एक राज्यसभा होती थी जिसे जो है नालवय कहा जाता था और जिसमें प्रजा की कठिनाइयों पर विचार किया जाता था। राजा का सर्वोच्च न्यायालय राजा की सभा मनरम ही होता था। राजा का जन्मदिन प्रतिवर्ष मनाया जाता था जिसे पेरुनल कहते थे, ठीक है, उस काल में। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर भी जीभ काट ली जाती थी, ठीक है, संगम काल में। भूमि का राजस्व का प्रमुख साधन था। भू राजस्व दर उत्पादन जो है वो 1/6 भाग था, ठीक है। देखिए नोट में दिया गया है कि संगम साहित्य में हमें दक्षिण भारत के 3 जो है राज्यों चेर, चोल तथा पांड्य का उल्लेख प्राप्त होता है। दक्षिण पश्चिम में चेर, उत्तर पूर्व में चोल तथा दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित था। देखिए चेर राजवंश का प्रतीक जो है चिन्ह धनुष था। इसने एक बड़ी पाकशाला का निर्माण करवाया तथा महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले योद्धाओं का भोज करवाया। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि नेदून जरेल ने मर्दन को अपनी राजधानी बनाया और उनके अनेक यवन जो है व्यापारियों को कैद कर लिया और बड़ी जो है धनराशि हर्जाने के रूप में वसूल किया था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि सेन गुट्टुअन को लाल चेर भी कहा जाता है। इसने अधिराज की उपाधि ग्रहण की। कल्ली, वलावन और सेम्बिदान जैसे नामों से प्रसिद्ध चोल राज्य पूर्वी तमिलनाडु में पेन्नार तथा वेल्लारू नदियों के मध्य स्थित था। मेगास्थनीज ने सर्वप्रथम पांड्यों का उल्लेख किया और मेगास्थनीज के अनुसार पांड्य राज्य पर हेराकल की पुत्री का शासन था और वह राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पांड्य राज्य की राजधानी जो है मुदैर थी तथा उनका जो प्रतीक चिन्ह जो है वो कार्प मछली थी। पांड्यों का उल्लेख रामायण महाभारत काल में भी मिलता है, ठीक है। वेंगी नदी पांड्यों की जीवन रेखा थी और संगम काल के राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। स्थापना जो है 9वीं शताब्दी में हुआ था, 850 से लेकर 871 ईस्वी तक। और पांड्य चोलों, केरो व कलभ्रों
को विक्रमादित्य द्वितीय ने पराजित किया था। ठीक है, आप देखिए यहाँ से चोल वंश स्टार्ट हो गया। अब हम लोग चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे। चोल का प्राचीनतम उल्लेख कात्यायन ने किया है। इनका प्रतीक चिन्ह जो है वो बाघ था। चोल की राजधानी जो है उरैयूर तथा तंजावुर बनी। करिकाल चोल शासकों में सबसे महान शासक था। इसका शाब्दिक अर्थ है जिले हुए पैरों वाला। ठीक है, इसने चोलों की जो है तटीय राजधानी आधुनिक जो है वो कावेरी पट्टनम जो है पुहार की स्थापना की तथा कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया था। ठीक है, जो है करिकाल को पेरू नापुनपांदे ग्रंथ में संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। करिकाल वैदिक धर्म अनुयायी था। इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। संगम कालीन साहित्यों में दो चोल नरेशों का प्रमुख रूप से उल्लेख मिलता है। ठीक है, फर्स्ट देखिए करिकाल है और सेकंड जो है कोचेन गणान। ठीक है, चोल राष्ट्र पेन्नार और कावेरी नदियों के बीच पूर्वी समुद्र तट पर स्थित था। चोल राजवंश का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ। इसकी स्थापना विजयालय ने की। उसने तंजौर पर अधिकार करके नरकेसरी की उपाधि धारण की और तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। तंजौर का वास्तुकार जो है वो कुंजरल मल्लन और राज पेरू थन्नचयन है। ठीक है, और विजयालय में निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया और विजयालय पल्लवों का एक सामंत था। आदित्य प्रथम ने पल्लवों को पराजित करके चोलों की स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। इस विजय के बाद आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण की और द्रविड़ देश में चोल आधिपत्य की स्थापना जो है वो स्थापना वास्तव में परांतक प्रथम देखिए 907 से लेकर के 953 ईस्वी के समय में हुई और 949 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय ने पश्चिम गंगों की सहायता से चोलों पर आक्रमण कर दिया और तोकलोकलम ठीक है युद्ध में चोल बुरी तरह पराजित हुए। इन लोगों का नाम बहुत ही वहाँ के अकॉर्डिंग है, इसीलिए थोड़ा सा पढ़ने में वो लग रहा है। पराजित हुए तथा साम्राज्य का उत्तरी भाग राष्ट्रकूट साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है कि राजेंद्र प्रथम जो है 985 ईस्वी के राज्यारोहण के समय चोल इतिहास की महानता का युग प्रारंभ हुआ। राज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार करके उसे चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया और इसे मुंडीचोल मंडलम के मंडलन नाम दिया। चोल राज्य की स्थापत्य कला में राज प्रथम का योगदान नवीन है। तंजौर में उसके द्वारा बृहदेश्वर या फिर राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया। ये देखिए पूछता है कि बृहदेश्वर और राजेश्वर जो मंदिर का निर्माण किसने करवाया, किस शासनकाल में हुआ था? चोल शासनकाल में हुआ था। और देखिए उसने मुम्माडीचोल देव जयगोंड चोल मर्तांड गंगा विजेता आदि उपाधियां भी ग्रहण की। राज प्रथम ने
स्थानीय स्तर पर स्वशासन की व्यवस्था आरंभ की। राजराज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योग्यतम पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना। राजेंद्र प्रथम सबसे पहला भारतीय शासक था जिसने अरब सागर पर अपनी प्रभुत्व कायम की। चोल शासक द्वारा यह पश्चिम का प्रथम अभियान था। देखिए यहाँ पे है कि उत्तर में उसने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया। इस गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर राजेंद्र ने गंगकोंड चोल की उपाधि धारण की। इसके उपलक्ष्य में उसने गंगकोंडचोलमपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। इस राजधानी के पास में सिंचाई के लिए गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। नेक्स्ट पॉइंट है कि राजेंद्र द्वितीय जो है वो 1052 से 1064 ईस्वी राजाधिराज का अनुज था और कोम्प के युद्ध में राजाधिराज मारा गया और उसने इसी युद्ध क्षेत्र में कल्याणी के चालुक्यों को पराजित करके युद्ध क्षेत्र में ही अपना राज्याभिषेक करवाया। राजेंद्र द्वितीय ने 1062 ईस्वी में सोमेश्वर को पराजित किया, अपना विजय स्तंभ कोल्हापुर में स्थापित किया और कुलोत्तंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज विष्णु भगवान की मूर्ति को समुद्र में फिकवा दिया और कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। कुलोत्तंग द्वितीय चोल वंश का अंतिम महान शासक था, किंतु इस वंश का अंतिम शासक राजेंद्र द्वितीय था। समाज में सरकारी अधिकारियों का एक अलग वर्ग था जो 2 श्रेणियों में विभक्त था। इसमें ऊपरी श्रेणी पेरुनमदम तथा निम्न श्रेणी जो है वो सिरुदमन ठीक है कहलाती थी। सरकारी पद वंशानुगत होते थे। राज्य के उच्च अधिकारियों मंत्री को उडन कुट्टम कहा जाता था जो सदैव राजा के पास रहने वाला अधिकारी होता था। कि विशाल चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। चोल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयाँ राज्य मंडल वलनाडु नाडु कुर्रम या फिर कोट्टयम बड़े शहर या गांव स्वयं एक अलग कुर्रम बन जाते थे और तनियूर या फिर तंकुरम कहलाते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नाडु की स्थानीय सभा को नटार तथा व्यापारिक संघ की सभा को नगरटार या फिर नगरम कहते थे। केंद्रीय सरकार की देखरेख में वेल्लाल जाति के धनी किसानों को नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उसमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मूवेद वेलन 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान अय्यार या फिर प्रधान कहा जाता जैसा उपाधियां थी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे और एक सामान्य प्रकार की सर्वसाधारण लोगों की ग्राम सभा थी जिसमें ग्राम पुर या फिर नगर दोनों सम्मिलित थे। उर का शाब्दिक अर्थ पुर है। इसकी कार्यकारिणी समिति करती थी जिसे वारियम कहा जाता था। सामान्यतः वारियम के सदस्यों की कार्य अवधि 3 वर्ष की होती
होती है। महासभा को पेरुगुरी, इसके सदस्यों को पेरुम कल्लम तथा समिति के सदस्यों को वारी या पेरुकल्लम कहा जाता है। नगरम व्यापारी समुदाय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासनिकीय सभा थी। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे और वल्लंजियार या फिर नाना देशी एवं मणिग्रामम राज्य की आय का प्रमुख साधन भूमिकर था, जिसे ग्राम सभाएं वसूल करती थी। ठीक है। कृषि उत्पादन का 1/3 जो है 1/3 भूराजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। प्रत्येक ग्राम में मध्यस्थ नामक कुछ वेतन भोगी कर्मचारी होते थे, जो ग्राम सभा के कार्यों में सहायता प्रदान करते थे। ब्राह्मणों को दी गई भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि को माँ ब्रह्मदेव कहलाती थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चोल सेना के प्रमुख 3 अंग थे: पदाति, गजारोही एवं अश्वरोही। चोल काल में सोने के सिक्के को कांसू कहा जाता था और कंबंग ओटकुटन, ठीक है, और पुगलेदी को तमिल साहित्य का और पोन्न एवं कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता था। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। चोल सम्राट परांतक प्रथम के शासन के 12वें व 14वें वर्ष के प्रसिद्ध उत्तमेरु अभिलेखों के चोल कालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम प्रशासन व्यवस्था का समग्र चित्रण उपलब्ध होता है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी: उरैयूर, तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम व कांची। चोलकालीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना भगवान नटराज की मूर्ति है। यह चिदंबरा तमिलनाडु में स्थित है और यह कांसे की बनी हुई थी। बृहदेश्वर व राजराजेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है। यह शिव को समर्पित है। पर्सी ब्राउन में तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल काल का सांस्कृतिक सार कहा जाता है। चोल द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता विमान वेशर श्रेणी में नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है। ठीक है। चोल मंदिर निर्माण कला को मुख्य विशेषताएं भी वर्गाकार या ऊंचे विमान मंडप गोपुरम कलापूर्ण स्तंभों से युक्त बृहत्सदेन आदि है। ठीक है। राजराजेश्वर से संबंधित देखिए शब्दावली है यहाँ पे, ये देखिए, देख लीजिएगा आप लोग शब्दावली। अब हम लोग देखते हैं चोल शिलालेखों में वर्णित जो है भूमियाँ। ठीक है। देखिए, पल्ली चंदम जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि है। अब ब्रह्मादेय जो है वो ब्राह्मणों को दान उपहार में दी गई भूमि है। साला भोग जो है स्कूलों के रख रखाव के लिए दी गई भूमि है। और वल्लम वगाई जो है वो गैर ब्राह्मण किसानों को दी गई भूमि है। और देखिए, तिरुनाम टक्कानी जो है वो मंदिरों को भेंट दी गई जमीन है। अब देखिए, संगमकालीन शासकों के पास पेशेवर सैनिक होते थे तथा
चतुरंगिणी होती थी, जो अश्व, गज, रथ तथा पैदल सिपाही सैनिक होते थे। सेना के जो है वो कप्तान को अनाडी की उपाधि दी गई थी। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। उस टाइम में जल घड़ी का प्रयोग किया जाता। देखिए नोट में दिया गया है कि संगम कालीन समाज जो है अध्ययन ब्राह्मण वर्ग है, और अरसर जो है वो शासक वर्ग है, और तीसरा जो है वेगीनग जो है व्यापारी वर्ग है, और चौथा जो है विल्लाल जो है वो कृषिक वर्ग है। ठीक है। तमिल भूमि में ब्राह्मण का दर्शन सबसे पहले संगम युग में होता है। इस काल में ब्राह्मण मांस खाते थे और ताड़ी सूरा पीते थे, जो समाज में बुरा नहीं माना जाता था। अरिकमेंडु व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था तथा चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह भी था। पेरिप्लस जो में अरिकमेंडु को पेंडाके कहा गया है। सिंध से कन्याकुमारी तक 24 बंदरगाहों का उल्लेख पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी यूनान के लेखक के पुस्तक में है। ठीक है। दरबारों में गायकों के साथ नर्तकियां नाचती थीं, जिन्हें पारण या फिर विडैलियर कहा जाता था। संगम काल में कृषक को वेल्लार तथा उसके प्रमुखों को वेल्लरी कहा जाता था। खेत मजदूर का काम सबसे निचले वर्ग के लोग कडेसियर करते थे। एनियर शिकारियों की जाति थी। मुर्गर यकी यवन लोगों के निवास स्थान को कहते थे। ठीक है। अब देखिए संगम काल के चोलों की चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण जो है वो सुविकसित वस्त्रोद्योग था, और आंध्र प्रदेश में गोट्टी प्रोलू नामक पुरातात्विक स्थल है, जो प्राचीन काल में समुद्री व्यापार का केंद्र था। देखिए नोट में दिया गया है कि सर्वप्रथम मानसून की खोज हिप्पोलस ने की थी, और हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों से सीधे समुद्र पार करने की विधि खोजी थी। राजा की सहायता हेतु नियुक्त अधिकारियों का समूह 5 परिषदों में विभाजित था, जिन्हें 5 महासभाओं के नाम से जाना जाता था। मंत्री, अमीर, 4 और पुरोहितर और सेनानायक, सेनापति यार या फिर दूत या फिर राजदूत को दूतार कहा जाता था, और गुप्तचर को ओरायर। ठीक है। अब देखिए कल्याणी के जो चालुक्य हैं, वो कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक जो है वो तैलंग द्वितीय जो है वो 973 ईस्वी से 997 तथा जो है वो तैलंग द्वितीय ने अश्वमत और भुवनेकमल्लम की उपाधि धारण की। कल्याणी के चालुक्य वंश के प्रमुख शासक हुए तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर सेकेंड, और विक्रमादित्य जो है वो चौथे हैं, और यहाँ पे सोमेश्वर थर्ड और तैलप द्वितीय। सोमेश्वर प्रथम ने जो 1043 ईस्वी में शासक बना, उसने अपनी राजधानी मान्यखेत से कल्याणी में स्थानांतरित की। विक्रमादित्य जो चौथे हैं वो कल्याणी के चालुक्य वंश के सबसे महानतम शासक था। उसकी राज्यसभा में विक्रमांक देवचरितम में के रचयिता जो है वो विल्हड़ तथा मिताक्षरा के लेखक ज्ञानेश्वर निवास करते थे। विल्हड़ उसके राजकवि थे, और सोमेश्वर तृतीय की विजयों के अपेक्षा शांति के कार्यों में अधिक रुचि थी। इस वंश का अंतिम शासक जो है तैलंग तृतीय का पुत्र सोमेश्वर चतुर्थ था।
और 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन हुआ जिसका नेतृत्व चालुक्य राजा के दरबारी मंत्री वासवन्ना जो है वो 1106 से लेकर के 68 नामक ब्राह्मण ने किया। जैन धर्म को मानते थे। ठीक है। वातापी के चालुक्य वंश जो देखिए दक्षिण पथ पर चालुक्य वंश की ईसा से छठी आठवीं शताब्दी के मध्य तक जिस शाखा का आधिपत्य रहा उसका उत्कर्षण स्थल बादामी या फिर वातापी केरल होने के कारण उसे वातापी चालुक्य कहा जाता है। बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशी प्रथम ने की और पहली राजधानी जो है वो ऐहोल थी। महाकूट अभिलेख में पुलकेशी प्रथम से पूर्व दो शासकों जयसिंह तथा रणराम के नाम मिलते हैं। पुलकेशी प्रथम अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है। कीर्तिवर्मन प्रथम देखिए ये हैं वनवासी के कदम्ब कोंकण के मौर्य तथा वल्लरी कुर्नल के क्षेत्र में नलवंशी शासकों को पराजित कर उनके राज्य को अपने राज्य में मिलाया और वातापी का निर्माण करता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। देखिए महाकूट स्तंभ लेख देखिए महाकूट जो स्तंभ लेख में कीर्तिवर्मन प्रथम को बहुसूरवर अग्निष्टोम यज्ञ करने वाला कहा गया है। मंगलेश जो है वैष्णव धर्मानुयायी था। उसे परम भागवत कहा गया है। उसने बादामी के गुहा मंदिरों का निर्माण पूरा कराया जिसका प्रारंभ कीर्तिवर्मन के समय हुआ था। पुलकेशी द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली शासक था। उसने अपने चाचा मंगलेश तथा उनके समर्थकों की हत्या कर 609 से लेकर के 10 ईस्वी तक बादामी के चालुक्य वंश की गद्दी पर बैठा। पुलकेशी द्वितीय का हर्ष से नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में पुलकेशी द्वितीय 618 ईस्वी में हर्ष को पराजित किया। हर्ष को हराने के बाद परमेश्वर की उपाधि धारण की। ऐहोल अभिलेख पुलकेशी द्वितीय का है। यह एक लेख प्रशास्तिक के रूप में है तथा इसकी भाषा संस्कृत है। लिपि दक्षिणी ब्राह्मी है। इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने की। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशी द्वितीय को दिखाया गया। पल्लव चालुक्य संघर्ष का सूत्रपात इसी के शासन काल से शुरू होता है। पल्लव वंश का शासक इस समय धर्मेंद्र वर्मन था और 642 ईस्वी पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशी द्वितीय को कांची आक्रमण के युद्ध में पराजित किया और इसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में उसे लंका नरेश व मानव वर्मन से सहायता मिली थी। इसी युद्ध के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की। ठीक है। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोतर पथनाथ की उपाधि धारण की और चालुक्य नरेश विक्रमादित्य ने पल्लव नरेश नंदीवर्मा द्वितीय को पराजित करके कांचीकोंडा की उपाधि धारण की। त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण त्रैलोकेश्वर महादेवी ने करवाया। पट्टदकल के विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण लोक महादेवी ने करवाया। इस वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसे इसके सामंत दंतिदुर्ग के परास्त कर नए वंश
राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। वेंगी आंध्र प्रदेश के पूर्वी चालुक्य वेंगी वंश की स्थापना पुलकेशी द्वितीय के भाई विष्णुवर्धन ने की थी। विष्णुवर्धन ने 615 ईस्वी से 633 ईस्वी तक शासन किया। विष्णुवर्धन भागवत धर्म का अनुयायी था। वेंगी के चालुक्य वंश की राजधानी वेंगी आंध्र प्रदेश थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विजयादित्य तृतीय था। राष्ट्रकूट पल्लव तथा पांड्यों को विजयादित्य को पराजित किया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट में देखिए राष्ट्रकूट वंश है। अब हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 1 घंटे का हो गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम लोग सारे जो है कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्टडी करते रहिए, और जो लोग भी चैनल को नए हैं तो प्लीज़ चैनल में सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर सेंड करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद फ्रेंड।